आज हम अपना बीएड सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का यूनिट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट में हमारा जो है पहला चैप्टर जो है वो ये वाला है, जिसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस। इसका जो है वो एक क्वेश्चन हम एक पार्ट कर चुके हैं। अभी जो सेकंड है हम वो करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें कि हम एजुकेशन के विषय में हम पढ़ेंगे। और इससे पहले जो है वो मैंने आपको थिंकर्स के बारे में बताया था कि इंडियन थिंकर्स की जो डेफिनेशन एजुकेशन को लेकर वो कौन कौन सी है। जो हमारे वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनकी कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको सुबह जो भी इससे पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको करवाया था कि जो है एजुकेशन के अर्थ क्या है, एजुकेशन क्या नहीं है, एजुकेशन क्या है, और एजुकेशन जो है वो शिक्षा क्या है कि शिक्षा के में क्या नहीं है। ये भी जो है वो मैंने केवल क्या नहीं है ऐसे मैंने टॉपिक्स आपको करवाए हैं इससे पहले। अब जो है हम थोड़ा सा एजुकेशन के जो डेफिनेशंस हमने की हैं उसमें से कुछ एक जो स्टेप्स निकल के आए थे वो 4 स्टेप में देखे। पहला इसमें निकला था कि आंतरिक शक्तियों का विकास, ठीक है। आंतरिक जो शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियों का विकास की शिक्षा क्या करती है, हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं व्यक्ति के अंदर उनका विकास करती है ना। आंतरिक शक्तियां हैं उनका विकास करती है। फिर क्या है, प्राकृतिक विकास की हम बात कर रहे थे। इसमें प्राकृतिक विकास की शिक्षा किस प्रकार से जो है वो हमारा प्राकृतिक विकास करती है। अब पहले मैं दवाई करवाती हूँ आपको, बाद में इसके बारे में और लिखूंगी। आंतरिक शक्तियां क्या होती हैं, कहता है कि हर बच्चे के अंदर जो व्यक्तित्व जो है हर बच्चे का उसके अंदर कुछ इन्हीं जो है विशेषताएं ऐसी आंतरिक होती हैं जिससे कि बच्चा जो है वो एजुकेशन ग्रहण करता है। कुछ जैसे व्यक्ति की बुद्धि होगी, बुद्धि क्या है, बुद्धि एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती है। व्यक्ति को जो बुद्धि है वो बाय बर्थ मिलती है ना। तो उसको क्या है, हमारा जो वातावरण है वो थोड़ा सा इफेक्ट उसको कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस बच्चे का IQ या बुद्धि बिल्कुल ही कम है उसके अंदर जो है वो हम बहुत ज्यादा कोई चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रवृत्तियां हैं इंसान के अंदर, कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां इंसान के अंदर होती हैं, कुछ जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या है, हमारे वातावरण की भी देन होती है ना। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं कहते हैं उसके प्रशिक्षण के द्वारा उसको प्राप्त नहीं होती। जो मेन जो हमारी प्रवृत्तियां हैं वो हमें क्या है, बाय बर्थ ही मिलती हैं, है ना। और कई प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जो कि हमें वातावरण के संपर्क में आने पर मिलती हैं। जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं, जिस तरह की एजुकेशन हम गेट करते हैं, वैसे ही जो है वो हमें हमारा विकास होता है ना। तो जैसे अब मेन प्रवृत्तियों की बात हम करें तो प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, जैसे हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं जिसको मूल प्रवृत्ति कहते हैं। उनके अंदर एक तो हमारी प्रवृत्ति होती है इंसान की कि इंसान इकट्ठा रहना चाहता है ना, इकट्ठा रहने की प्रवृत्ति होगी। फिर उसके बाद लड़ने की प्रवृत्ति होगी, लिंग की प्रवृत्ति होगी, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होगी। तो बहुत सारी जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या है, वो व्यक्ति की व्यक्तिगत होती है, ठीक है। तो अब हम इसकी ही बात कर रहे थे जिसमें कि क्या है, कहता है कि जो एक मेन प्रवृत्ति है इंसान की कि इंसान हमेशा जो है वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है ना। जिस दिन हमारी ज्ञान पिपासा शांत हो जाती है उस दिन हम क्या हो जाते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं और हमारा डेवलपमेंट वहां पर रुक जाता है। तो फिर क्या है, बहुत सारे प्रकृति के अंदर भी ऐसी चीजें हैं जिसको हम जानना चाहते हैं, है ना। और उसी प्रकार से क्या है, जैसे लड़ने की प्रवृत्ति होगी कि कोई हमें कुछ कह देता है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ इस व्यक्ति ने हमें ऐसा कैसे कह दिया, हम इसको ऐसे कहेंगे या इसका ऐसे जवाब हमें देना है ना। खुद का सर्वाइव करने के लिए भी हम कई बार फाइट करते हैं दूसरे के साथ। तो वो जो हमारी प्रवृत्ति है वो भी क्या है, वो हमारी इंटरनल जो पावर है हमारी, उसी के आधार पर हम काम करते हैं, ठीक है। अब इन प्रवृत्तियों को समझें। शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि बच्चे की मूल प्रवृत्ति के बारे में सबसे पहले सीखे कि बच्चे की मूल प्रवृत्ति क्या है, बच्चा किस टाइप का है, किस टाइप की प्रवृत्ति के साथ वो पैदा हुआ है और क्या वो वर्तमान के अंदर कर रहा है, ठीक है। हमारे जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो हमारा क्यूरिकुलम है और जो हमारा डिसिप्लिन है आदि क्या है, इन प्रवृत्तियों के आधार पर ही बने हुए होने चाहिए कि जिस प्रकार की जिस बच्चे की प्रवृत्ति हो उसी प्रकार से हम उस बच्चे को हैंडल करते हुए उस बच्चे को शिक्षा जो है वो दें,
ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनल शक्तियों के विकास की बात। ठीक है, इनेट पावर कहते हैं हम, आंतरिक शक्तियां जिसको कहते हैं। फिर आता है इसके अंदर प्राकृतिक विकास, नेचुरल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं। बच्चा क्या है, हम जानते हैं कि जन्म से जो है लेकर के बच्चा कई स्टेज से गुजरता है, जिसमें सबसे पहले क्या है हमारी जो है वो बर्थ से पहले की प्रोसेस भी है और बर्थ से बाद की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आएगा इसके अंदर इन्फेंसी या शैशवावस्था जिसको हम कहते हैं आती है ना। ये क्या है, सबसे पहले क्या आ गई, शैशवावस्था आ गई, शैशवावस्था या इन्फेंसी जिसको कहते हैं, है ना। उसमें हम बच्चा क्या करता है, शैशवावस्था के अंदर बच्चा जो है वो 2 साल का बच्चा या इससे भी पहले के बच्चे की भी अगर हम बात करें तो वो स्टेज से गुजरता है। तो वहां पर जो है क्या है, बच्चे के अंदर एक प्रवृत्ति होती है खेलने की, होती है ना। फिर उसके बाद दूसरी प्रवृत्ति इसमें आती है, शैशवावस्था के बाद हमारी आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था सभी आई थिंक जो साइकोलॉजी समझते हैं सभी को पता है इन चीजों का, बाल्यावस्था आ गई। बाल्यावस्था के बाद हमारी कौन सी आती है, युवा अवस्था आती है या किशोरावस्था के नाम से भी हम उसको जानते हैं, है ना, किशोरावस्था। इनका जो वर्गीकरण है वो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग किया है, इनका कोई एज फिक्स नहीं है। अप्रोक्सीमेट जो है वो क्लासिफिकेशन आपको अलग अलग वर्ग का अलग अलग मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आती है प्रौढ़ावस्था, जो कि हमारी क्या है, मेनली कोई तो उसको 18 के बाद मानता है, कोई उसको कैटेगरी को खींच के 21 भी ले जाता है ना। वहां से जो हमारी शुरू होती है वो हमारी कौन सी अवस्था है, वो हमारी कहलाती है प्रौढ़ा अवस्था। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल डेवलपमेंट है, जिसमें क्या करते हैं हम जो सॉरी, और ये क्या है, इन जो सभी ये जो है अवस्थाएं हैं इनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है ना। शैशवावस्था की अपनी विशेषताएं हैं, इसके अंदर बच्चा क्या करता है, बच्चा दूसरे पे डिपेंड करता है हर चीज के लिए, है ना। दूध भी चाहिए तो वो क्या करेगा, उसके लिए वो अपनी माँ के पास जाएगा या माँ को देख के रोएगा, या 1 साल के बाद जब बच्चा हो जाता है तो वो क्या करता है, वो जो है वो थोड़ा थोड़ा बोलना भी स्टार्ट कर देता है। 1-1.5 साल का बच्चा तो वो जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए क्या करेगा, पहले तो कराई करेगा, फिर जैसे बोलना सीख जाएगा तो वो बोल के भी बताना शुरू कर देगा। ठीक है, इस अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर जब बच्चा 5 या 6 साल का हो जाता है तो वो बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है ना। तो वहां बच्चे की क्या प्रवृत्ति होती है, वहां भी बच्चे की अपनी यूनिक विशेषताएं होती हैं कि बच्चा जो है वो खेलना पसंद करता है। जैसे अपने जो हम उम्र के बच्चे हैं, है ना, वो उनके साथ खेलना पसंद करेगा। उसके बाद क्या है, कई बच्चे जो है वो इंट्रोवर्ट भी होते हैं, जो कि सिर्फ अपने तक ही सीमित रहना चाहते हैं, वो अपनी चीजें किसी को देना ही नहीं चाहते। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा इस अवस्था के अंदर। तो वहां क्या है, इस प्रकार की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर होगी। बच्चा खेलने में रुचि नहीं रखता है मान लो, तो क्या है, ऐसा बच्चा जो है सामान्य बच्चा क्या होगा, खेलने में रुचि लेगा अपने साथ बड़े बच्चों के साथ, लेकिन नहीं लेगा तो क्या है, वो अपना बच्चा है। तो हमें इस तरह से भी ध्यान रखना है कि बच्चे की जो है वो क्या फैक्टर है और क्या जो है वो बच्चा किस स्टेज से गुजर रहा है ना। शिक्षक का कर्तव्य है कि वो स्टेज की विशेषताओं को पहचानते हुए उनका जो है जो बच्चे के साथ क्या करे, व्यवहार करे, उसको उसी ही टीचिंग मेथड्स या शिक्षण विज्ञान जो है उससे उसको पढ़ाए। उसके बाद किशोरावस्था की बात करते हैं कि किशोरावस्था की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है हमारी जो बच्चे की लिंग प्रवृत्ति है, जो अपोजिट लिंग है उसके प्रति उसकी रुचि होती है ना। किशोरावस्था में क्या है, बच्चा जो है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। तो वो जो विशेषता है हमारी वो इसके अंदर आती है। तो बच्चे को इसका भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सी विशेषता है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें बच्चे को पढ़ाना है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रौढ़ावस्था की बात करें तो प्रौढ़ावस्था का क्या है, प्रौढ़ावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो है वो समझदार हो जाता है कंपैरिजन टू इन दोनों अवस्थाओं के अंदर। क्योंकि बच्चा 18, 19, 20, 21, 22 साल के बाद 18 से स्टार्ट होते हुए इसकी वैसे कोई एक फिक्स ऐसी लिमिट नहीं होती है कि हाँ ये एज होगी तो इसकी ये लिमिट है, नहीं। सिर्फ हम विशेषताओं के आधार पर ये मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये इस ग्रुप का बच्चा है तो इसकी ये विशेषताएं है ना। उसके सिर्फ लक्षण के आधार पर हमें पता लगता है, उसके व्यवहार के से हमें पता लगता है कि कौन सी विशेषता है। तो ये जो बच्चा है ये काफी जो है उस समय तक मैच्योर हो चुका होता है और उसके साथ हमें कैसे बिहेवियर करना है, इन अवस्थाओं वाले बच्चों को हमने कैसे पढ़ाना है, इन चीजों को भी जो है अध्यापक को ध्यान में रखते हुए बच्चे की जो इनिशिएट पावर है उसको हमने बढ़ाना है। ठीक है, फिर क्या है,
जो दूसरी अवस्था है पहली अवस्था में ही विकसित होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जहां से मान लो ये अवस्था जो है, यहाँ इस अवस्था से होकर के जो है बच्चा इस अवस्था के अंदर जाता है, तो यहाँ से जब इसका एंड हो रहा होगा उस समय ही इसकी जो विशेषताएं हैं वो आनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है। फिर हम थर्ड इसके अंदर बात करते हैं सुसामंजस्यपूर्ण व्यवहार। सामंजस्य, सामंजस्य, सुसामंजस्यपूर्ण व्यवहार। व्यवहार ये भी जो है वो हमारे व्यवहार की एक विशेषता होती है कि हम जो है वो बच्चे की, हमने एज ग्रुप को जाना, बच्चे के साइकोलॉजिकल फैक्टर को हमने जान लिया, तो हमने यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी हमें जो है वो ध्यान रखना है कि बच्चे के साथ हमने सामंजस्य कैसे बिठाना है, ठीक है। सामंजस्य कैसे हमने यहाँ पर बिठाना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे इसके लिए कि कहता है कि व्यक्तित्व के हमारे कई पहलू होते हैं, जैसे हमारा शारीरिक पक्ष हो गया, आर्थिक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया, नैतिक पक्ष हो गया, है ना। बहुत सारे पक्ष हो गए, मानसिक पक्ष हो गए। तो किसी एक भी जो बच्चा है उसके सभी पहलुओं को क्या है अधिकतम विकास हम नहीं कर सकते, है ना। कि जो बच्चा है उसके किसी एक बच्चे में सभी पहलुओं का हम विकास नहीं कर सकते, अर्थात कोई एक बच्चा नहीं हो सकता कि जिसका दिमाग जो है वो किसी, हम महानुभाव का नाम लें, शंकराचार्य का नाम लें, या महात्मा बुद्ध का नाम लें, या किसी और का नाम लें विशेष पर्सन का, तो कहते हैं कि सारी जो है वो विशेषताएं उस बच्चे के अंदर मिले, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है कि बच्चे का जीवन जो है उसको देखते हुए और उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए उसके किसी एक एस्पेक्ट को हम लेकर के उस पर काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एस्पेक्ट को लेकर के हम उस पर काम कर सकते हैं, ताकि शिक्षा क्या है, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हम कर पाए। फिर है प्रगतिशील व्यवहार, इसके अंदर आएगा आपका फोर्थ पॉइंट आएगा आपका प्रगतिशील व्यवहार। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लूं ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा आपको ना हो, ठीक है। इसमें हम करेंगे कि मानव जीवन के कई स्तर होते हैं, जैसे प्रवृत्ति स्तर हो गया, तार्किक स्तर हो गया, या आध्यात्मिक स्तर हो गया, है ना। हम सभी जानते हैं इन चीजों को। तो प्रगतिशील विकास का अर्थ क्या है, प्रवृत्ति स्तर से अंतिम स्तर तक पहुंचना है। उसको क्या है, उसको जो हमारा स्टार्टिंग का जो हमारा प्रवृत्ति स्तर क्या होता है, जिसको हम पाश्विक भी बोलते हैं कि ये जो है वो पाश्विक स्तर से शुरू होता है, पशुओं के लेवल से शुरू होता है। तो यहाँ से लेकर के जो हमारा हायर लेवल है, हायर लेवल क्या है हमारा, हायर लेवल है हमारा आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक जिसको बोलते हैं। तो जब पाश्विक से लेकर के हम क्या करते हैं हायर की तरफ जाते हैं, तो वो जो हमारे लेवल का डिफरेंस आता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा प्रगतिशील व्यवहार कहलाता है ना। तो शिक्षा का मुख्य काम क्या है, शिक्षा का काम क्या हुआ, बच्चे को जो है वो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाए। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या है, वो प्रवृत्तियों का गुलाम होता है और उसका समस्त व्यवहार क्या हो सकता है, प्रसन्नता, पीड़ा आदि पर निर्भर करता है ना। शिक्षा सबसे पहले क्या है, उसके अंदर तार्किकता उत्पन्न करती है और फिर तार्किक शक्ति का विकास करती है और बाद में क्या है, आध्यात्मिक शक्ति का विकास करती है। तो जिससे कि जिसको हम क्या कहते हैं, प्रगतिशील व्यवहार जो है वो हम कहते हैं। तो शिक्षा का जो मेन काम है वो क्या हुआ, वो इन चार चीजों को मेनली फोकस कर रहा है। वैसे तो शिक्षा के कार्य इतने हैं कि उसको गिनाना भी असंभव है, लेकिन मेनली है आंतरिक शक्तियों का विकास करना मोटिव रहता है, प्राकृतिक शक्तियों का विकास रहता है, फिर सुसामंजस्यपूर्ण व्यवहार जो है वो हमारी शिक्षा का उद्देश्य रहता है, फिर आपका जो है वो प्रगतिशील व्यवहार इस कैटेगरी के अंदर आता है। अब हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे कि अध्ययन क्षेत्र के रूप में शिक्षा कैसे काम करती है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में शिक्षा एजुकेशन एज डिसिप्लिन और एरिया ऑफ द स्टडी।
अध्ययन क्षेत्र के रूप में शिक्षा, अध्ययन क्षेत्र के रूप में शिक्षा कैसे काम करती है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल बात है, यहाँ पर अध्ययन क्षेत्र क्या होता है, जब हम किसी भी पाठ्य वस्तु का या किसी भी क्यूरिकुलम का या कुछ भी जो हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा अध्ययन क्षेत्र है कि जिस स्ट्रीम के अंदर हम जाना चाहते हैं, जिस विषय को हम पढ़ना चाहते हैं, है ना, कहाँ क्या हमें चुनाव करना है, किस क्षेत्र में हमें ज्ञान प्राप्त करना है ना, ये चीजें हैं। तो कहता है कि जो शिक्षा है वो क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि समाज के अंदर बच्चा जन्म लेता है और वह सैद्धांतिक और जो व्यवहारिक पक्ष है, दो पक्ष होते हैं उसके, ठीक है, शिक्षा के। तो जो शांति का जो व्यवहारिक पक्ष है या जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसका संबंध क्या है, सैद्धांतिक पक्ष का संबंध हमारे होता है दर्शन से और समाजशास्त्र से। किससे, दर्शन से और समाजशास्त्र से। जबकि जो व्यवहारिक पक्ष है उसका संबंध किससे होता है, उसका संबंध होता है हमारा मनोविज्ञान से। क्योंकि मनोविज्ञान के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं, मनोविज्ञान के अंदर हम जो है वो बच्चे के व्यवहार की स्टडी करते हैं, ठीक है, और बच्चे का व्यवहार कैसा है और बच्चे की जो व्यवहार के अकॉर्डिंग ही हमने उसको शिक्षा देनी है। तो वो जो चीजें हैं वो हमारी किसमें आएंगी, वो व्यवहारिक पक्ष के अंदर आएंगी। अतः कहते हैं कि शिक्षा का एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में विकास दर्शन, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान के योगदान से हुआ है। यानी कि शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र के रूप में विकास किससे हुआ, दर्शन से हुआ, फिर समाजशास्त्र से, यानी कि समाजशास्त्र का भी जो है इसमें योगदान है। फिर आपका जो दर्शन शास्त्र हो गया, समाजशास्त्र हो गया, इसके अलावा आपका क्या हुआ, राजनीति शास्त्र हो गया, और फिर क्या है, मनोविज्ञान हो गया, और मनोविज्ञान मन का विज्ञान जिसको सबसे पहले कहा गया था। तो इन सब के मेल से, इन विषयों के मेल से किस चीज का विकास हुआ, अध्ययन क्षेत्र का विकास हुआ। ये मेन चीजें थी जो कि जुड़ के इसमें सामने आई। कौन कौन से आई, दर्शन शास्त्र आ गया, समाजशास्त्र आ गया, आपका राजनीति शास्त्र आ गया और आपका मनोविज्ञान आ गया। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने, क्योंकि अगर हम ये कंसेप्ट को क्लियर कर पाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली जो है वो अध्ययन क्षेत्र के अंदर बाधा नहीं आती है। एक बार इस चीज को हमारे माइंड में हमने ग्रहण कर लिया, उसके बाद जो है वो हमें अध्ययन क्षेत्र को समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा दूं कि इसके अंदर हमारा दर्शन आ गया, दर्शन शास्त्र आ गया, समाजशास्त्र आ गया, राजनीति शास्त्र आ गया और मनोविज्ञान आ गया, ठीक है। तो शिक्षा को क्या है, एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में मानने के लिए क्या जरूरी है कि इसके अंदर हमारे मानव ज्ञान की कुछ विशेषताएं प्रमुख हैं जो कि होनी चाहिए। और मानव विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले मानव का जो ज्ञान है, पहला पॉइंट हम इसमें करेंगे कि जो मानव का ज्ञान है वो क्या है, मानव ज्ञान एक संचित है या संचित प्रक्रिया कह सकते हैं हम उसको। मानव ज्ञान क्या है, संचित किया जा सकता है कि जो ज्ञान है हमारे पास आज, जिस ज्ञान का जो फॉर्म हमारे पास है वो क्या है, वो पीढ़ियों से हमारे पास था ना। वो जो ज्ञान हमें पता नहीं कहाँ से, हमारे कितनी जनरेशन जो हैं वो हमसे पुरानी थी, जो कि उस ज्ञान को हमें लेके गई है ना। ये हमारे पास लिखित रूप में है, चाहे वो हमारे पास कोई भी सोर्स से हमारे पास है, लेकिन आज हमारे पास तो है जो विज्ञान ने इतनी तरक्की की है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि वो जो तरक्की है। और आज जब हम आज इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो वो हमारे बहुत परिश्रम, अथक प्रयासों का ही एक नतीजा है, या जो ज्ञान को जो संचित किया है हमने उसी का ही नतीजा है कि आज जो है वो ज्ञान हमारे इस दौर का ज्ञान जो है वो इसके साथ वो पुराना ज्ञान जुड़ के जो है वो आज हम इतने डेवलप हो चुके हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है कि आज की जो डेवलपमेंट अगर हम देखें तो वो ज्ञान क्या है, हमारे संचित ज्ञान की बदौलत ही हमारे पास जो ज्ञान का नया रूप हमारे पास आता है वो है, ठीक है। दूसरा क्या है कि मानव ज्ञान का प्रसार किया जा सकता है, मानव ज्ञान का प्रसार किया जा सकता है, यानी कि
प्रसार का ही एक रूप है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम इसको पहुंचा सकते हैं। मानव ज्ञान का प्रसार किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम यानी कि एक पीढ़ी से ज्ञान का प्रसार क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास ज्ञान आ रहा है ना। हम ज्ञान के जो नए नए सूत्र हैं वो सीखे जा रहे हैं और इसमें ऐड करते जा रहे हैं। पहले जो शिक्षा के अंदर देखा जाए तो ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था, जिसमें एक अध्यापक होता था और वो अपने परंपरागत तरीके से ही बच्चों को पढ़ाता था, है ना। उसमें टीचरों की बच्चों की जो है वो स्टूडेंट्स की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है, क्या है, एक ऐसा सिनेरियो बन के सामने आ रहा है कि जो अब एजुकेशन हमारे चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है ना। हम सभी जानते हैं, हम सभी देख ही रहे हैं। उसके बाद क्या है कि मानव ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। जो मानव ज्ञान है, मानव ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिक्षा के अंदर जो हम नई रिसर्चेस कर रहे हैं आए दिन, है ना, कि आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शिक्षा के अंदर कोई ऐसा स्कोप या ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि जो है रिसर्च ना हो या जिसको रिसर्च का विषय ना बनाया गया हो। हमारा करिकुलम अगर हम उठा करके देखें तो हम देखेंगे, और हमारे नेशनल पॉलिसीज भी हम उठा करके देखें तो वो सारी किस पर आधारित है, वो हमारी आज रिसर्च पर आधारित है सारी की सारी। अब हर चीज को हमने आईसीटी के साथ जोड़ दिया है। हमने जो है हर चीज को डिजिटल इंडिया के रूप में जब नया कंसेप्ट हमारे सामने आ रहा है तो वो क्या है, वो नए ज्ञान में इंक्रीज ही हम ज्ञान को कर रहे हैं कि किस तरह से हमने ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित मेथड के जरिए जो है हम बच्चों को शिक्षित करें। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा अगर हम इसको देखें तो कहेंगे कि जो मानव ज्ञान को संचित करने के लिए पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई है, और ये सदा से ही है कि बहुत सारे लाइब्रेरीज हम देखें तो पहले भी हुआ करते थे और आगे भी है, और अब इसका फॉर्म जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में हो गया है, ये भी आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये ज्ञान को क्या है, हम संचित ही कर रहे हैं, तरीका कोई भी हो सकता है ना। फिर कहते हैं कि पुस्तकालयों में सुगमता के लिए भी क्या है, अध्ययन क्षेत्र के आधार पर जो है वो विभाग बांट दिए जाते हैं। डिपार्टमेंट आपने सुना भी होगा कि ये कौन सा विभाग है। लाइब्रेरी के अंदर भी आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आपको अलग अलग विषयों की अलग अलग चीजें, अलग अलग, चाहे आपने कोई पुस्तकें देखनी है, चाहे आपने डाइजेशन देखनी है या आपने कुछ और देखना है, तो आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी कि यहाँ इस विभाग के अंदर ये मैगजीन मिलेंगी, आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर मिलेंगे, यहाँ पर कॉमर्स की बुक्स हैं, यहाँ पर आर्ट्स की बुक्स हैं। इस तरह से हम सभी इन चीज़ों से ऑलमोस्ट परिचित ही हैं। आगे कहते हैं कि साधारणतः महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के जो शिक्षक हैं, बल्कि उनका प्रचार और प्रसार जो है वहाँ पर भी जो है एजुकेशन का प्रचार प्रसार क्या है, शिक्षा की पुस्तकों के आधार पर भी, जो पुस्तकों के आधार पर वहाँ पर भी अलग अलग विभाग अपने बांटे होते हैं। और ज्ञान को केवल संचित ही नहीं किया जाता बल्कि इसका प्रसार और संचालन भी वहाँ पर किया जाता है कि केवल ज्ञान को फैला ही नहीं रहे बल्कि ज्ञान को दे भी रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, और जिसका लाभ क्या है, नई पीढ़ी जो है वो ले भी रही है। तो शिक्षा शास्त्र क्या है, इन महाविद्यालयों के अंदर हम बीएड है, एमएड है आदि की उपाधि बच्चों को दी जा रही है। और जो मानवीय ज्ञान की थर्ड विशेषता है वो क्या है कि इस काम को हम शोध प्रक्रिया के माध्यम से कर रहे हैं, थीसिस के माध्यम से हम कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि हर फील्ड के अंदर जो है वो आजकल रिसर्च शुरू हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था एजुकेशन के बारे में। आज थोड़ा सा हमने इसमें पढ़ा। ये हमारा है लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हमने अध्ययन क्षेत्र के रूप में शिक्षा हमारी कैसे काम करती है, या एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन और एरिया ऑफ द स्टडी हमारा क्या है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा।